वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा और हमने एरर एनालिसिस भी करा, मतलब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा और उनके एग्जांपल्स जाने। आज हम पढ़ेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक, ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, देखिए। Significant figures are reliable digits whose values are accurately known. Reliable digits मतलब जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हैं, मतलब कि जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है वैल्यूज, उन्हें क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मतलब जिनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट फिगर्स। अब देखिए, ये वो होती हैं वैल्यूज जो किसी क्वांटिटी को एक्यूरेट बनाती हैं, किसी मेजरमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट बनाती है, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू सेटअप सिग्निफिकेंट फिगर। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारी मेजर्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट है? तो उसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 152.48, 152.48। 152.48 में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी नॉन जीरो है ना। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितनी है? फिगर्स 5। तो अब हमारे पास सेकंड लॉ है इसका, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स मतलब, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 108.006, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी। तो इनके बीच में जो भी जीरोज हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6। हमें मेजर्ड वैल्यूज में बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ये हमारी आगे कैलकुलेशंस में मदद करती हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट एंड आर नेवर सिग्निफिकेंट एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट कौन सी हैं? ये। एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ये। मतलब ये वाली जो दो हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3, 9, 6 एंड 7 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरोज है जो डेसिमल पॉइंट के राइट में होती हैं वो क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट इफ दे आर फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट से फॉलो करी जा रही है, ये नॉन जीरो डिजिट है और इसकी डेसिमल प्लेस के राइट में कितनी जीरोज हैं? 2। मतलब ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जीरोज का बहुत रोल है, ट्रेलिंग जीरोज का। ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो हमारी लास्ट में जीरोज आती हैं, ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन भी यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताया कि हम 10 रेज़ टू द पावर ए या बी के वैल्यू में हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, ऑल जीरोज to the right of last non-zero digit after the decimal point are significant, ठीक है। all zeros to the right of the last non-zero digit, to the right of last non-zero digit after the decimal point मतलब decimal point के बाद जितनी भी non-zero digits हैं, to the all zeros हैं, to the right of non-zero digit, टू दी राइट ऑफ कौन सी है यहाँ पे? टू दी राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये चारों सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट जीरो नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे ये वाली डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, टू द लास्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी है? 3 फिगर्स।
अब देखो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पर नेक्स्ट स्टेप में सुनो, all zeros to the right of the last non-zero digits are significant if they are for an measurement। अगर वो मेजरमेंट के लिए मतलब अगर हमारे को 220 अगर हमें मीटर में दिया गया है और हमें किलोमीटर में बदलना पड़ रहा है उसे, तो वो जीरो भी वैल्यूएबल है, क्योंकि 2020 डिवाइडेड बाय 1000 होगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 होगा, तो अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ गया तो ये भी क्या है, वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को चूज करने के रूल्स की कौन सी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट है और कौन सी नहीं है। अब हमारे पास आ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज करें तो क्या होगा। तो देखो लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सारे एक जैसे ही हैं, सबके लिए एक जैसे रूल हैं। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज significant figures as there are in original number with least significant figures। मान लीजिए हमारे पास 4, 6, 7 है, ठीक है, और हम उसे डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से, तो जो रिजल्ट है उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के यहाँ क्या है इस कैलकुलेशन में, इस डिवीजन में 2 है ना, सबसे लीस्ट इस वाले मेजरमेंट में हमारे पास 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट में भी क्या आनी चाहिए, रिजल्ट में एट लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम है तो इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। और एडिशन में भी 4.67 है ना, अगर आप उसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 से कम नहीं आ सकती, लीस्ट होनी चाहिए। देखो there are in original number, final result should retain as many as significant figures, should retain as many as significant figures as there are in an original number with least significant figures। तो least significant figures किसमें, इसमें, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं तो कई बार हमारे पास मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आ जाती है, मतलब बहुत लार्ज वैल्यूज आ जाती हैं जो कि कैलकुलेट करने के लिए मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा करने के मतलब हम क्या करेंगे, उसमें से 3-4 डिजिट्स ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 0.7689, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से जो 9 है ये हमें ड्रॉप करना है, हमें सिर्फ 3 फिगर्स चाहिए 0.768। तो हम इसमें क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास अगर जो ड्रॉप करने वाली वैल्यू है अगर वो 5 से ज्यादा है या 5 है, 5 से ज्यादा, 5 से बड़ी, लार्जर देन 5, या 5 है तो 9 5 से लार्जर है ना, तो जो डिजिट हमें राउंड ऑफ करनी है हम उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड, ठीक है, ये है सिंपल। और अगर वो डिजिट जो हमें राउंड ऑफ करनी है वो 5 से छोटी है, मतलब 3, तो ये सिंपली क्या हो जाएगी, ड्रॉप, ठीक है, सिंपल सा है। राउंड ऑफ करने के लिए अगर जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो हमें ड्रॉप करना है अगर वो लार्जर देन 5 है तो जो हमें चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और अगर वो 5 से छोटा है, स्मॉलर है, तो उसे सिंपली ड्रॉप कर दिया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की मेन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थे हमारे पास हाउ टू राउंड ऑफ, सिंपल 2 बेसिक लॉज हैं। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इसमें हम सिंपल डायमेंशंस का एनालिसिस करते हैं। डायमेंशंस जो कि हर बॉडी में प्रोसेस होती हैं, हर बॉडी की अपनी एक डायमेंशन होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्वांटिटीज का इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स। तो अब देखिए हमारे पास 5 बेसिक यूनिट्स हैं, 5 बेसिक क्वांटिटीज ले लो, क्वांटिटीज हैं लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, हो गए 5।
अब देखिए सिंबॉलिकली हम डायमेंशनली इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डायमेंशन को दिखाती है, टाइम को टी से, एम से, स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को केल्विन से, के, ठीक है, करंट को एम्पियर से जो कि इसकी यूनिट है, ठीक है। ये थी आपकी 5 बेसिक क्वांटिटीज। अब देखो हम जो हमारे पास सिस्टम्स हैं हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में। तो इससे हम क्या निकालते हैं, हम इससे यूनिट्स भी निकालते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि हाउ टू डिराइव अ डायमेंशनल फार्मूला, कि डिराइव कैसे करते हैं डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वांटिटी से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है हमारे पास, एरिया। एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ होता है ना, लेंथ भी डिस्टेंस को मेजर करती है और ब्रेथ भी डिस्टेंस को, मतलब हम L इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, L दोनों ही डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करती है ना, जो ब्रेथ है वो भी तो लेंथ ही को मेजर कर रही है, लेंथ मेजरिंग यूनिट है ना, ठीक है। तो L इंटू एल को हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स की पावर ऐड हो जाएंगी L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर होती है ना। देखना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से आप उन यूनिट्स की, उन क्वांटिटीज की यूनिट्स भी निकाल सकते हो। फिर आ जाता है हमारे पास डेंसिटी। मैं सिंपल एग्जांपल साइड कर रही हूँ, आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, बेसिक आपको क्लासरूम में बता दी जाएंगी कौन कौन सी आपको लर्न करनी है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होता है हमारे पास, m, डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m। वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है ना, L क्यूब होता है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, L इंटू एल, m एक्सपोनेंशियल पावर से ऐड हो जाएंगी 3, जब आप इसे इंटीजर फॉर्म में ले जाएंगे तो ml माइनस 3। और अगर इसकी यूनिट्स देखी जाए तो m की क्या होती है, kg, लेंथ की क्या होती है, मीटर, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ये है और यूनिट ये है, तो डायमेंशनल फार्मूला से आप किसी की यूनिट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यूनिट्स याद है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। तो बेटर है अगर आपको किसी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट्स याद है तो, ठीक है। ऐसा यूनिट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होती है डेंसिटी। अब हम आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी पे। लीनियर स्पीड क्या होती है हमारे पास, या वेलोसिटी, दोनों सेम है, डायमेंशनली तो सेम है, लेंथ ही तो मेजर करती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ मेजर कर रही है, टाइम। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m0 l t माइनस 1। देखिए जहां मास नहीं है वहां ml क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट डायमेंशनल क्वांटिटी को m0 l t 0, ठीक है। जिसकी पावर 0 है हम उसको 1 लिखते हैं ना। पर डायमेंशनली अगर हमें 3 बेसिक क्वांटिटीज के रूप में दिखाना हो, हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को बेसिकली ऐसे दिखाते हैं। अगर उसमें करंट भी होता है mlt a, अगर उसमें टेम्परेचर हो तो mlt k, जो भी यूनिट है वो ऐड होती रहेगी, पर बेसिकली हम 3 यूनिट के साथ चलते हैं, m, l और t। तो ये हो गया हमारे पास एरिया का, ये हो गया हमारे पास, इसमें t0 है, और ये हो गया हमारे पास लीनियर स्पीड और वेलोसिटी का। अब हम एक और फॉर्मूला ले लेंगे, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, ले लेते हैं फोर्स का। हाँ, उसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा आपके पास। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो हम निकालते हैं अभी प्रेशर का, इसमें आपका फोर्स का भी निकल जाएगा। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास,
ध्यान से देखना, एम को हम एम ही लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ रफ में करती हूँ, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ना, तो एल माइनस एल अपॉन टी, ठीक है। एल में से एल माइनस होएगा तो लेंथ ही आएगी ना हमारे पास, तो हम इसे लेंथ लिख सकते हैं खाली, और ये टी। अब देखो यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज क्या होती है हमारे पास? वेलोसिटीज क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास इनके बेसिस में भी क्या है? एक टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक और टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, मतलब एल अपॉन टी होता है ना, हम उसका टी भी तो कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एल टी माइनस टू, एक्सपोनेंट्स पावर ऐड होंगे तो ये क्या होगा? एल टी रेज टू द पावर टू। तो ये क्या आएगा? एल टी माइनस टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस टू। ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम एल टी माइनस टू। एरिया का क्या है हमारे पास? एल स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या है हमारे पास? ऑलरेडी एल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एम एल, यहाँ देखो +1 माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। ये क्या आ गया हमारे पास? प्रेशर का फॉर्मूला। अगर हमें यूनिट निकालनी हो मास की, क्या होती है? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास प्रेशर की यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम सारी क्वांटिटीज तो यहाँ डिराइव नहीं कर सकते। मैं आपको एक रेजिस्टेंस की क्वांटिटी, रेजिस्टेंस भी छोड़िए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखा देती हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है हमारे पास? करंट इनटू टाइम। तो वर्क क्या होता है? फोर्स है ना वर्क, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम इसकी यूनिट एम एल टू टी माइनस टू। और यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या होता है? एम्पियर, और टाइम टी। तो ये क्या आएगा हमारे पास? एम एल टू टी माइनस टू, और ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये -1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एम एल टू टी माइनस 3a माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमारे पास है कि डायमेंशनल फॉर्मूला का हमारे पास यूज कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला को? तो इसके हमारे पास 3 यूजेज हैं। तो वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले करेक्टनेस चेक करते हैं इक्वेशन की, कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो ठीक है या नहीं है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है टू चेक दी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारे पास गिवन mgh। अब देखते हैं डायमेंशनली ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये छोड़िए, जिनके डायमेंशन है वो क्वांटिटीज लेनी है। मास की क्या है? m, वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस 1 होल स्क्वायर। मास की क्या है? m। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है हमारे पास? एल टी माइनस 2। और यहाँ पे हाइट की यूनिट क्या आएगी? h। हाइट क्या आएगी? लेंथ मेजर करेगी ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m मल्टीप्लाई होगा 2t माइनस
2m l एक्सपोनेंट्स है ना, दोनों पावर्स ऐड होंगी 2t-2। तो मतलब ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो इक्वेशन वैलिड नहीं होती। तो इसीलिए एक इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कि हम इसके थ्रू कोई इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। अब देखो कैसे। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। पार्टिकल क्या है? मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो हमने क्वांटिटीज ले ली m, v और r के हमने एक कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, फॉर्मूला mlt-2, ठीक है। mlt-2 है। तो दोनों क्वांटिटीज को हम साथ लिख देंगे, ठीक है। इसको भी और इसको भी, दोनों इसके इक्वल है ना, RHS। तो मास को डायमेंशनली हम क्या लिखेंगे? ma, वेलोसिटी को lt-1 रेज़ टू द पावर b, और रेडियस भी क्या है? l, लेंथ मेजरिंग क्वांटिटी है ना c। ध्यान से देखना, हमने दोनों साइड्स कंपेयर करनी है। mlt-2, ठीक है। ma को हम एज इट इज लिख देंगे, l एक्सपोनेंट्स पावर ऐड होंगी, l की पावर यहाँ क्या बनेगी? c। तो l 1 प्लस, नहीं सॉरी 1 नहीं, ये भी तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर माइनस b, ठीक है। और l रेज़ टू द पावर c एक ही ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अभी ने, mlt-2। तो ये क्या हुआ? ma एक्सपोनेंट्स पावर से ऐड हो जाएंगी, l b प्लस c t माइनस b, ठीक है। l b प्लस c t माइनस b। अब हम सिर्फ पावर्स कंपेयर करेंगे सेम एक्सपोनेंट्स की। m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? a। तो हम क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे l की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? b प्लस c इक्वल्स टू 1। कंपेयरिंग पावर्स ओनली, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। t की यहाँ पे क्या है? -2, और यहाँ पे क्या है? -2, ठीक है। तो b क्या आ गया हमारे पास? 2। b हमारे पास 2 आ गया। हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? c। तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब f इक्वल्स टू k, m की पावर क्या है? 1, m1 v, b की पावर क्या है? b की पावर क्या है? 2, r की पावर क्या है? -1। तो हम इसे लिख सकते हैं k m v स्क्वायर बाय r। तो ये क्या करा हमने यहाँ पे? एक फॉर्मूला डिराइव। तो आपको पता चला डायमेंशनल क्वांटिटीज को इक्वेट करके हम कैसे एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो ये थी हमारे पास 2 एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस को मेजर करने की। अब हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है, उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी बदल सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये 2 ही इम्पोर्टेंट है, तो हम ये 2 ही डिराइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव करेंगे थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।